ये कविता जो है ये बच्चों को गीत काव्य से परिचित कराने के लिए बहुत ही अच्छी ये शुरुआत है कि इस कविता के माध्यम से समझ में आता है कि कविता भी है और गेय भी है। गेय का अर्थ है कि ये गाई भी जा सकती है, और चूँकि ये गीत कविता है इसलिए इसकी भाषा जो है बहुत ही सरल है और इसमें गाँव के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है और इसमें थोड़ा मानवीकरण भी समझा है। सुनो, बैठो। धानों का गीत। धान कैसे कहते हैं? चावल की जो फसल होती है उसको उस पौधे को धान कहते हैं, और जब उस पौधे में से जो बीज निकलता है वही चावल होता है। तो हम धान का खेत कहते हैं, चावल का खेत नहीं कहते। और क्यों नहीं कहते पता नहीं, क्योंकि गेहूं का खेत कहते हैं। गेहूं में तो बालियां होती हैं और उसको खोल करके तब बालियों में से उसको पीट पीट के तब गेहूं निकाला जाता है कि नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग चावल के खेत नहीं कहते, धान के खेत कहते हैं, है ना। और बहुत सुंदर लगते हैं धान के खेत। सबने देखे हैं? सबने? बहुत सारे जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गांव का कोई अनुभव नहीं होता, उनमें से एक बार पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने कहा धान कहाँ उगते हैं, तो कहते ज़मीन के अंदर। उनको ये भी नहीं पता होता कि जो जिस चीज़ से हमारा पेट भरता है वो कहाँ उगती है। तो खैर ये चीज़ पता होनी चाहिए। और धान जो है हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण फसल है और देश के हर भाग में रोटी भले ही ना खाई जाती हो, लेकिन चावल सब लोग खाते हैं। धानों का गीत। अब सबसे खास बात क्या है कि हमारे देश में कैसा देश है, जलवायु कैसी है, ठंडी की गर्म? नहीं, हमारा देश ठंडा देश है कि गर्म देश है? गर्म देश है। देखो जलवायु जो है वो ऋतु और जलवायु में फर्क होता है। जलवायु का अर्थ है कि जो हमेशा जैसी हमारे यहाँ का मौसम है, और जो ऋतु है वो बदलती है। तो गर्म देश में भी ठंडी पड़ती है, लेकिन फिर भी सब जगह हमारे देश में बर्फ़ नहीं गिरती। सब जगह हमारे देश में पर्वत ऊंचे ऊंचे नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तो पर्वत नहीं है ना, तो हमें बहुत ठंड लगती है। लेकिन जब आप ठंडे देशों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो उसको देख के आप कहेंगे कि नहीं भैया हमारा तो गर्म ही देश है। लगती है हम लोग को बहुत ठंड, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ की जलवायु गर्म है। और जहाँ भी जलवायु गर्म है, जहाँ भी खेती खूब होती है, वहाँ पे किसान किस पे निर्भर करते हैं? वर्षा पे। किस पे निर्भर करते हैं? वर्षा पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। जहाँ की जलवायु में नमी बहुत होती है, जहाँ पे बहुत नमी है और लगातार वर्षा होती रहती है, और जो ठंडे देश हैं वहाँ पे वर्षा की इतनी ज़ोर से कोई प्रतीक्षा नहीं करता। कभी कभी ऐसी भी इच्छा होती है उनकी कि वर्षा न होए तो अच्छा है। तो अंग्रेज़ी में एक कविता है जो बच्चों को सिखाई जाती है, जो हम लोग के यहाँ कायदे से हमें नहीं सिखानी चाहिए। रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। लेकिन हमारे यहाँ क्या कोई किसान कहेगा कि वर्षा न हो? कोई नहीं कहेगा, क्योंकि फसल ही नहीं उगेगी। हमारा गर्म देश है, हमारी धरती को बहुत पानी की आवश्यकता है। तो ये गीत जो है बादलों को निमंत्रण है। हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब आकाश में बादल आए, वर्षा हो और हम खुशी मनाएं। सावन के महीने में खुशी मनाते हैं और उसमें त्योहार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा होगी तो फसल पकेगी, है फसल पकेगी तो अच्छा अनाज होगा, अच्छा अनाज होगा तो हमारे घर में खुशहाली होगी। तो इसलिए बादल को देखते ही खुश हो जाता है किसान। ठीक है, तो बादलों को निमंत्रण है। अब ये देखो कि जब प्रकृति की वस्तुओं को हम
मनुष्यों की तरह से जब हम बात करते हैं तो उसको मानवीकरण कहते हैं। मानवीकरण, ये आपने कक्षा 7 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मानवीकरण, मानवीकरण मतलब उसको मनुष्य बना दिया और मनुष्य की तरह बात करी। मनुष्य बना दिया और मनुष्य की तरह बात करी। वरना आप सबको पता है कि बादल क्या है, केवल एक गैस का पिंड है ना, तो वो उनसे क्या आप बात कर सकते हैं? लेकिन इस गीत में कहा जा रहा है जैसे बादल हमारे अतिथि हो, हमारे मेहमान हो, और हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि बादल आप हमारे खेत के ऊपर आना जरूर। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे? धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे? मतलब जब धान उगेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे में अंदर भी नया जीवन आ गया। क्यों? क्योंकि उसी से हमारे घर में खुशहाली आएगी। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे? और हमारे प्राण कहाँ उगेंगे? हमारे प्राण कहाँ बड़े होंगे, कहाँ खुशी होगी? हाँ, प्राण उगेंगे हमारे खेत में। आना जी बादल जरूर। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे घर में शादी है जरूर आना, आना कहते हैं, तो ऐसे ही बादल से कह रहे हैं कि आप आना जरूर। आप आएंगे तभी धान उगेंगे। जब धान उगेंगे तो हमारे प्राण जो भी हैं वो भी उगेंगे। कि क्या अर्थ है? कि हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम खिल जाएंगे, है ना, हम खुश हो जाएंगे। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों। कलगी क्या होती है? ऊपर जो चीज निकली होती है उसको कलगी कहते हैं। ऊपर कोई कुछ भी सजावट की चीज, सुंदर चीज जब निकली होती है तो उसको कलगी कहते हैं। ये जैसे धान होता है ना, तो ये छोटी छोटी ये बाली है और इसको ये जो है ये क्या है? ये कलगी। इसके अंदर छोटा छोटा है ना, तो ये क्या है? धान। धान नहीं, धान भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है। ये जो चीज है ये कलगी है। और कलगी क्या होती है? जो ऊपर सजाने की चीज है, उसे मोर की भी कलगी कहते हैं। और पगड़ी में भी कलगी होती है, वो दूल्हे के जो यहाँ लगता है उसको भी कलगी कहते हैं। तो कलगी अगर तुमने केवल एक ही अर्थ तुम अगर समझोगे कि धान की जो बाली है उसको कलगी कहते हैं, तो फिर क्या दूल्हा यहाँ गेहूं चावल लगा के थोड़ी घूमते हैं? तो क्या है ये? कलगी। तो ये क्यों कह रहे हैं कि चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगी? क्यों बांधेंगे? क्यों चंदा को? चांद को कह रहे हैं कि कच्ची कलगियों की एक रस्सी बना के चंदा को बांध देंगे। कच्ची कलगियों, जो अभी धान तो कच्चा ही है तभी तो बुला रहे हैं। अच्छा, एक एक शब्द का अर्थ समझो। अगर पका हुआ धान होता तो क्या हम बादल को बुलाते? क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि क्या होता? सड़ जाता। अभी देखो बेमौसम की वर्षा हो गई, सारा गेहूं और सारे किसान आत्महत्या किए ले रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कच्ची कलगियां हैं अभी, तो उनसे हम चांद को बांध देंगे। क्यों? तभी तो बादल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। कि चांद अगर दिख रहा है तो बादल नहीं होंगे आसमान में। अगर बरसने वाले बादल आ रहे हैं तो इसके मतलब चांद को तो दिखना ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में। जो रेत सूखी हुई है और हमें पानी चाहिए, हमें सूखी रेत नहीं चाहिए, सूरज को हम ढक देंगे सूखी रेत से। देखो ये सब कविता है और गीत है, सुंदर कल्पना है। क्या हम सूरज को रेत से ढक सकते हैं? नहीं ढक सकते। लेकिन कवि कह रहा है कि भाई आप जरूर आना। ये दो लोग जो आपको आने से रोकते हैं, ये दो लोग जब आकाश में होते हैं, अगर चंदा है तो भी आप नहीं आते, आते भी हैं तो आँख में चौनी से खेलते हैं, कभी छुपते हैं कभी गिरते हैं। और अगर सूरज है तो बिल्कुल ही नहीं आते आप। तो सूरज को सूखी रेत से हम ढक देंगे और चंदा को हम
कच्ची कलियों से बांध देंगे, आना जी बादल जरूर। अब जब बुलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बहुत विशेष मेहमान आते हैं तो लोग आगे दौड़ के खबर कर देते हैं कि आने वाले हैं, देखो आ गए। तो बादल भी जब दिखाई देता है तो ये कह रहे हैं कौन बताएगा कि बादल आ रहे हैं। आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, जो सुनसान पड़ी है गर्मी की वजह से, जो सुनसान पड़ा है हमारा डगर मतलब पतला रास्ता, कच्चा रास्ता। हाँ, तो आगे पुकारेगी सूनी डगरिया, पीछे झुके वन बेत। बेत क्या होता है, कौन बताएगा? बेत किसको कहते हैं? कहते हैं बेत मारेंगे तो क्या मारते हैं? आंटी जो कुल्हाड़ी नहीं, वो बेट होता है, वो बेट होता है, उसमें ट होता है, जो उसका हैंडल होता है, कुल्हाड़ी का हत्था जो होता है वो बेट होता है। ये दोनों हिंदी के शब्द हैं, मगर ट और त, ये बेट है, ये बेट है, ये जो तुम इसकी बात कर रहे हो ना, बेट। तो ये जो कुल्हाड़ी ये है बेट, लेकिन हम बेत की बात कर रहे हैं। बेत बांस, बांस। तो ये जो है बांस कभी सीधा नहीं रहता, ज्यादातर बांस टेढ़ा रहता है, झुक जाता है, ये ऐसे झुक जाता है। यस है ना? तो वो कह रहे हैं कि पीछे झुके वन बेत। बेत के जो वन है, बेत का जंगल है या बांस का जो झुरमुट है या जंगल है, वो झुक झुक के आपके आने की सूचना देंगे। और आगे जो सूनी डगर है, जो सूना रास्ता है, वो हमको बताएंगे कि बादल आ गए हैं, आप आना जरूर। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे। जब बादल आएंगे तो हवा चलेगी, तो हल्की हल्की हवा चलेगी और धान जो है वो धीरे धीरे लहराएंगे। जब धान लहराएंगे तो हमारे प्राणों में भी कंपन होगा, उत्साह से, उमंग से हमारे हृदय में भी कंपन होगा। आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी वन झरे। जब हवा चलेगी, बादल आएंगे, तो जो तुलसी वन, तुलसी का दूसरा नाम क्या होता है, किसी को पता है? तुलसी का दूसरा नाम है वृंदा। वृंदा, उसी के नाम से वृंदावन पड़ा है, वृंदा। तो जो तुलसी के वन, तो कह रहे हैं कि धूप ढरे, मतलब दोपहर में अगर बहुत तेज धूप होती है तो तुलसी के पत्ते झरने लगेंगे। सांझ घिरे पर कनेर, कनेर का फूल सबने देखा है, कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है। सांझ घिरे कनेर है। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे। ज्वार, सबने ज्वार की रोटी खाई है? तो ज्वार झरेंगे कब? सुबह। और धान दिए की बेर, धान दिए एक शब्द नहीं है, बीच में एक हाइफन है, तो उसका क्या है? धान दिए की बेर। जैसे हम धान झरेंगे शब्द हमने उसमें हटा के उसकी जगह हमने केवल एक डैश लगा दिया। जैसे हम कहेंगे कि लड़के सुबह निकल जाएंगे काम पर, लड़की शाम को। तो हम ये नहीं कह रहे कि लड़की काम पर जाएगी शाम को। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर। अब ये बेर खाने वाला बेर नहीं है, बेर के अर्थ है समय। समय, बेर के अर्थ है समय। और ये वेला संस्कृत का शब्द है, उसी को कभी बेला कहते हैं और कभी बेर, है ना। तो धान दिए की बेर,
दिए की बेला कब होती है? दिया जलाने का समय कब होता है? देर शाम। अंधेरा पूरी तरह होने के समय ही दिया जलाया जाता है, सांझ को नहीं दिया जलता। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा हो जाता है तब दिया जलाया जाता है। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। तो तुमको निमंत्रण कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ना? हाँ, बहुत ही सुंदर है। तो तुम लोग भी एक कविता लिखो, लिखो। और इसमें आपकी किताब में लिखा है कि हम जाएंगे विद्यालय ज़रूर, उसको भी कोशिश कर सकते हो। मगर इसी तरीके का निमंत्रण तुम किसी भी प्रकृति की वस्तु को निमंत्रण दे करके लिख सकते हो। वर्षा का इंतज़ार होता है, और किसकी प्रतीक्षा हम लोग को होती है? बारिश की। धूप की भी होती है, धूप की भी होती है ना? जाड़ों में धूप की भी होती है प्रतीक्षा, बसंत की भी होती है, जब बहुत जाड़े होते हैं तो बसंत की भी होती है। बोलना जी कोयल ज़रूर है, बोलना जी कोयल ज़रूर, नाचना जी मोर ज़रूर, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, है ना? पकना जी आम ज़रूर, कुछ भी लिख सकते हो। ये कम से कम 4 लाइन 6 लाइन ज़रूर लिखो। अच्छा, किसको किसको इन्होंने मानवीकरण किया है? शुरू से पहली से लाइन से देखो। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान का मानवीकरण किया है। आना जी बादल जरूर, बादल का मानवीकरण। और चंदा का किया है, सूरज का किया है, डगरिया है। और हाँ, संझा पुकारेंगी गीली अखड़ियाँ, अखड़ियाँ क्या है? आँखें। आपकी राह कौन देखेंगी? गीली। जिन आँखों में आंसू हैं वो आपका राह देखेंगी, है ना? अच्छा, फिर पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। तो ये सारा जो है मानवीकरण है, तरह तरह की जितनी भी वस्तुएं प्रकृति की हैं, और सभी में वैसे भी जीवन होता है, लेकिन हम लोग इनसे बातें नहीं करते। हमें पता है कि इनमें जीवन है, लेकिन हम इनसे बातें नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे तत्सम और तद्भव वर्ड हैं। जैसे कि तद्भव किसको कहते हैं? जो बोलचाल की भाषा होती है। तद्भव किसको कहते हैं? जो बोलचाल की भाषा होती है, तद्भव। और तत्सम जो उसका शुद्ध रूप होता है। तो चंदा कैसा है? तत्सम है कि तद्भव? तद्भव। तो इसका तत्सम क्या हुआ? चंद्रमा या चांद इसका तत्सम हुआ। डगरिया, राह नहीं, डगरिया को सही करो, डगर। सही मतलब सही गलत नहीं, लेकिन बोलचाल की भाषा डगरिया है, और वैसे डगर। प्राण, तो प्राण जो है वो तद्भव है, और इसका तत्सम या शुद्ध रूप प्राण है, प्राण है। समझ रहे हो? तो जितने इसमें आए हुए जितने भी तद्भव शब्द हैं, सबका आपको क्या कर लेना है? तत्सम, शम नहीं, तत्सम। श शब्द नहीं आएगा, श अक्षर मत बोलो, तत्सम। तो ये गीत कविता कैसी लगी? बहुत सुंदर है ना? तो अपने आप लिखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है? चलो।